11 करोड़ का बीमा कराने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया क्लेम और अब देने होंगे 2.45 करोड़ रुपीस। कंज्यूमर कोर्ट ने दिया आदेश। फॉक्स, अपने 19 साल के इंश्योरेंस के करियर में मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस डेली बेसिस पर करता हूं। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी जुड़ते हैं और बहुत सारे खराब एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। जब कोई क्लेम अप्रूव्ड होता है और पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहा होता है तो बहुत सारी दुआएं देता है और बहुत सारे रेफरेंसेस भी देता है। सिमिलरली अगर कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसके अपने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। फॉक्स, इंश्योरेंस कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। मैंने तो यहां तक देखा है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह की हैं जो आपका क्लेम रिजेक्ट करने के बहाने क्रिएट कर देती हैं, मौके क्रिएट कर देती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक रियल लाइफ क्लेम रिजेक्शन का एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस मेरे एक नोन टू हैं जिनके साथ हुआ है। इस क्लेम रिजेक्शन का जो रीजन है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। अगर आप इस क्लेम के रिजेक्शन को जान लेंगे तो चौंक जाएंगे कि क्या इंश्योरेंस कंपनी इस तरह की बचकाना हरकत भी कर सकती है। और यह क्लेम रिजेक्शन पूरी तरह से अनरीजनेबल, अनऑथराइज्ड और इम्प्रैक्टिकल है। तो फिर बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। और आपने अभी तक अगर इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और साथ ही मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर कीजिएगा। इंश्योरेंस सेवा के माध्यम से अगर आप अपना इंश्योरेंस परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मिस्टर सिन्हा पिछले 25 सालों से एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और मिस्टर सिन्हा मेरे जान पहचान वाले हैं। हालांकि ये एक बदलावा नाम है क्योंकि हम किसी की भी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। मिस्टर सिन्हा 25 साल से इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं। सब तरह का इंश्योरेंस बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और बहुत ही अच्छा बिजनेस करते हैं। बहुत ही रेपुटेटेड नाम है उनका शहर के अंदर। मिस्टर सिन्हा की एक डॉटर है जिनकी एज 24 ईयर्स की है। मिस्टर सिन्हा की डॉटर को पिछले कई महीनों से लो बैक पेन था और मिस्टर सिन्हा अपनी डॉटर को बहुत सारे डॉक्टर्स को ऑलरेडी कंसल्ट कर चुके थे, बहुत सारी मेडिसिन वो खा चुके थे, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। साथ ही लो बैक पेन की वजह से अब मिस्टर सिन्हा की बेटी की लोअर लेग पर स्वेलिंग भी आ गई थी। बहुत सारा ट्रीटमेंट कराने के बाद, सभी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जब कोई आराम नहीं लगा तो उन्हें किसी ने एडवाइस किया कि उन्हें कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। अब मिस्टर सिन्हा ने रिसर्च की, मुझसे भी पूछा। बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मिस्टर सिन्हा ने डिसाइड किया कि वो शहर के एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अपनी बेटी को दिखाएंगे और वहां पर उनका ट्रीटमेंट कराएंगे। जो हॉस्पिटल उन्होंने चुना था वो हॉस्पिटल एक चेन हॉस्पिटल था, यानी कि पूरे देश के अंदर उसके हॉस्पिटल्स हैं और बहुत ही अच्छा नामी गिरामी हॉस्पिटल है वो। फाइनली मिस्टर सिन्हा अपनी बेटी को लेकर उस हॉस्पिटल में गए, वहां पे डॉक्टर से कंसल्ट किया और कंसल्ट करने के बाद उस डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया कि 6-7 दिन के लिए उनकी बेटी को उस आयुष हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे और एडमिट करने के बाद उनको ट्रीटमेंट देंगे और ईश्वर ने चाहा तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। अब मिस्टर सिन्हा के पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके थे, बहुत सारा ट्रीटमेंट वो ऑलरेडी ले चुके थे, कोई आराम नहीं लगा था। तो फाइनली मिस्टर सिन्हा ने सोचा कि क्यों ना हो सकता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद उनकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाए। और उनके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो भी एक बहुत अच्छी वेल रिनोड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी की उनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी 20 लाख रुपए के समय छोड़ की। तो मिस्टर सिन्हा को कोई फाइनेंशियली भी कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि उनकी पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट अब कवर था ही। तो फाइनली मिस्टर सिन्हा ने अपनी बेटी को उस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हॉस्पिटल कैशलेस बेसिस पर नहीं था, तो उनको ये क्लेम रीएंबर्समेंट में फाइल करना था डिस्चार्ज होने के बाद। अब मिस्टर सिन्हा की डॉटर एडमिट हो गई, उन्हें पूरा ट्रीटमेंट दिया गया। 7 दिन तक उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रखा और फाइनली उनकी वो बीमारी काफी हद तक ठीक हो गई, यानी कि उनका लो बैक पेन काफी हद तक ठीक हो गया। 7 दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद फिर 8वें दिन उनको डिस्चार्ज किया गया और डिस्चार्ज होने के बाद मिस्टर सिन्हा ने अपनी बेटी के इस क्लेम को रीएंबर्समेंट में फाइल किया। और रीएंबर्समेंट में फाइल करने से पहले उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया, उनको ऑर्डर में किया। जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कलेक्ट करके इंश्योरेंस कंपनी को ऑनलाइन प्रोसेस कर दिए, क्योंकि मिस्टर सिन्हा खुद एक एजेंट है तो किसी डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। मिस्टर सिन्हा को क्लेम सबमिट किए हुए 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं दिया गया। सिर्फ एक ऑटो जनरेटेड मेल के द्वारा उनका क्लेम नंबर उनको भेज दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर केयर को फोन करने पर भी मिस्टर सिन्हा को कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। फाइनली थक हार कर मिस्टर सिन्हा ने इंश्योरेंस कंपनी के ग्रेवान सेल पर एक मेल की, लेकिन मेल का भी सिर्फ एक ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आया, रिस्पांस कोई भी नहीं दिया गया। फाइनली मिस्टर सिन्हा ने इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ को एक मेल की, लंबा चौड़ा एक मेल ड्राफ्ट किया
तो 2 से 3 दिन के बाद मिस्टर सिन्हा के पास एक फोन आता है इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ ऑफिस से, यानी कि ग्रीवांस सेल से, और मिस्टर सिन्हा को बताया जाता है कि उनकी बेटी के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्शन का जो रीजन है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का क्लेम एक फ्रॉडुलेंट क्लेम है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है। मिस्टर सिन्हा शॉक्ड थे, क्योंकि 25-30 साल से अपने शहर में वो इंश्योरेंस सेल कर रहे थे। उनकी एक रिस्पेक्ट थी, पहचान थी, शहर में उन्हें सब जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के 2 शब्दों ने उनकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है। मिस्टर सिन्हा चुप बैठने वाले तो थे नहीं। उन्होंने फिर से एक मेल की इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ को और उनसे कारण पूछा कि मेरा क्लेम फ्रॉडुलेंट क्लेम क्यों है, कृपया डिटेल में बताइए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स किसी तरह का नहीं दिया गया। 4-5-6 मेल करने के बाद फिर से एक कॉल आता है मिस्टर सिन्हा के पास, और वहां से उन्हें बताया जाता है कि वो ग्रीवांस सेल से बोल रहे हैं और क्लेम के बारे में वो डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए आपकी एक फिजिकल मीटिंग अरेंज की गई है आपकी शहर की इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच में। उधर से 2 क्लेम के एग्जीक्यूटिव आएंगे, आप उनसे मीटिंग कर लीजिए और वहां पर आप अपना जो भी डिस्कशन है वो डिस्कशन कर लीजिए। फाइनली एग्जीक्यूटिव्स का उनके पास फोन आया, एक मीटिंग डेट फिक्स की गई, टाइम फिक्स किया गया, और टाइम के अकॉर्डिंग ही मिस्टर सिन्हा उस ब्रांच में उन्होंने विजिट की और जो 2 क्लेम के एग्जीक्यूटिव थे उनसे उन्होंने बात की। क्लेम के एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें जो बताया क्लेम रिजेक्शन के फ्रॉडुलेंट क्लेम का रीजन, वो रीजन बहुत ही बचकाना था, अनरीजनेबल, अनएक्सेप्टेबल और अनएथिकल पूरी तरह से। 2 क्लेम एग्जीक्यूटिव ने बताया कि उनके क्लेम को फ्रॉडुलेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी पैथोलॉजी टेस्ट उनकी बेटी के ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे, वो पैथोलॉजी लैब ने ये आइडेंटिफाई किया है कि उनकी बेटी सैंपल देने के लिए वहां पर फिजिकली अवेलेबल नहीं थी। फॉक्स, जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, यानी कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है और उसके पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, तो सैंपल रूम से कलेक्ट किया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल के रूम से कलेक्ट किया जाता है, या पेशेंट अगर आईसीयू आईसीसीयू में है तो वहां से कलेक्ट किया जाता है, इंस्टीड ऑफ कि पेशेंट पैथोलॉजी लैब में विजिट करेगा और वहां पे सैंपल देकर आएगा। तो ये इनका रीजन बहुत ही बचकाना था, बहुत ही अनरीजनेबल, बच्चों वाला रीजन था बिल्कुल। इंश्योरेंस कंपनियां जब किसी कस्टमर को परेशान करने पर उतरती हैं तो वो सारी हदें क्रॉस कर जाती हैं। इंश्योरेंस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कस्टमर इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा है या वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। मिस्टर सिन्हा के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मिस्टर सिन्हा ने फिर से मेल का सिलसिला स्टार्ट किया और उन्होंने सीईओ डेस्क को एक लंबे चौड़ा मेल लिखा और सारे फैक्ट्स को मेंशन किया। मिस्टर सिन्हा ने बताया कि उनकी डॉटर हॉस्पिटल में एडमिट थी, ना कि ओपीडी में ट्रीटमेंट ले रही थी, और जब भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जितने भी उसके पैथोलॉजी या फिर लैब टेस्ट होते हैं उनके सैंपल्स हॉस्पिटल के रूम से कलेक्ट किए जाते हैं, ना कि पेशेंट जाके पैथोलॉजी लैब को विजिट करता है। हालांकि ये सारी बातें बड़ी कॉमन थी और हर किसी को ये बात पता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों को बिल्कुल इस तरह से समझाया जा रहा था जैसे किसी बच्चे को समझाया जाता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के कानों पर जू नहीं चली और ना ही उन्होंने किसी तरह का कोई रिवर्ट किया। जब मिस्टर सिन्हा ने 8-10 मेल किए तो फिर से सीईओ डेस्क से मिस्टर सिन्हा के पास एक फोन आता है और इस बार उन्हें बताया जाता है कि उस इंश्योरेंस कंपनी की जो क्लेम हेड हैं वो मिस्टर सिन्हा के शहर में विजिट करेंगी, मिस्टर सिन्हा उनसे मीटिंग कर लें। मिस्टर सिन्हा को एक डेट और टाइम फिक्स किया जाता है उनकी क्लेम हेड से मीटिंग करने के लिए। उन्हें बताया जाता है कि उनकी क्लेम हेड इस डेट और टाइम को उनके शहर के इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में विजिट करेंगे, तो मिस्टर सिन्हा उनसे जाकर मिल लें। मिस्टर सिन्हा दिए हुए टाइम और डेट पर उनकी क्लेम हेड से मीटिंग करते हैं और इस बार उनकी क्लेम हेड कुछ नई कहानी लेकर आई थी। मिस्टर सिन्हा से बताया जाता है कि जो उनके पैथोलॉजी टेस्ट किए गए थे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वो आउटसोर्स थे, यानी कि हॉस्पिटल का इन हाउस पैथोलॉजी लैब नहीं है, वो आउटसोर्स पैथोलॉजी लैब टेस्ट कराते हैं। और जिस पैथोलॉजी से वो सारे टेस्ट कराए गए थे उस पैथोलॉजी से उस हॉस्पिटल का टाई अप 10 साल पहले खत्म हो गया था। इसके कहने का मतलब यह था कि जितने भी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स थी वो सारी रिपोर्ट्स फेक हैं। मिस्टर सिन्हा शॉक्ड हो गए और किसी के लिए भी वो शॉक होने वाली बात थी। लेकिन मिस्टर सिन्हा ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और उन्होंने सीधे हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया। उन्होंने हॉस्पिटल के एडमिन से कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि इंश्योरेंस कंपनी ने इस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं हॉस्पिटल के ऊपर। हॉस्पिटल ने पैथोलॉजी लैब का जो टाई अप था वो दिखाया मिस्टर सिन्हा को और एक रिटन में लेटर दिया कि उस पैथोलॉजी लैब से उनका जो टाई अप है वो पिछले 11-12 साल से है और आज तक कंटिन्यू है।
जो डॉक्टर 10-12 साल पहले उसका पैथोलॉजिस्ट था, आज भी वही डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट है और उसी डॉक्टर के इस पर साइन है। यानी कि जो पैथोलॉजी लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी एकदम जेन्युइन है। मिस्टर सिन्हा ने वो लेटर लिया, फिर से सीईओ डेस्क को एक मेल लिखा, पूरा लंबा चौड़ा, लेकिन फिर से इंश्योरेंस कंपनी चुप्पी साध गई। कोई रिवर्ट नहीं आया, किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं किया गया। 7, 8, 10 मेल तक किए गए, लेकिन इस बार इंश्योरेंस कंपनी का ना तो सीईओ डेस्क से कोई फोन आ रहा है और ना ही कोई मेल का रिप्लाई कर रहा है। अब इसका फाइनल सॉल्यूशन यह है कि मिस्टर सिन्हा को या तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जाना होगा या फिर कोई लीगल रेमेडीज करनी होगी, यानी कि उन्हें कंज्यूमर कोर्ट में इस केस को फाइल करना होगा। 100% मिस्टर सिन्हा इस केस को जीत जाएंगे, उनका क्लेम भी सेटल हो जाएगा। लेकिन मिस्टर सिन्हा की इंटीग्रिटी पर जो क्वेश्चन मार्क किया गया है, उन्हें एक फ्रॉडुलेंट बता दिया गया है। मिस्टर सिन्हा शहर के एक जाने माने नागरिक हैं, बहुत ही शरीफ नागरिक हैं, लेकिन उनकी इंटीग्रिटी को डिसऑनेस्ट बता दिया गया है। इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ज्यादा क्या डिसीजन देगी कि इस क्लेम को सेटल कर दिया जाए। कंज्यूमर कोर्ट क्लेम सेटल के साथ साथ 20, 30, 50 हजार रुपए का एक कंपनसेशन भी इसमें अलाउ कर देगी। लेकिन जो मेंटल हरेसमेंट मिस्टर सिन्हा का हो रहा है, उनकी बेटी का हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? मिस्टर सिन्हा की बेटी उस बीमारी से तो ठीक हो गई, लेकिन जो मेंटल हरेसमेंट उन्हें इस क्लेम को लेने के लिए हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? फॉक्स, इसका आज की डेट में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है हमारी सरकार के पास और ना ही हमारे सिस्टम के पास। इंश्योरेंस कंपनी की मनमानियां इसी तरह से चलती जा रही हैं और चलती ही रहेंगी, अभी तक तो ऐसा ही लगता है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने से पहले पूरी तरह से जांच परख के पॉलिसी परचेज करें और एक क्वालिफाइड और फुल्ली डेडिकेटेड इंश्योरेंस एजेंट से ही पॉलिसी परचेज करें। फॉक्स, इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।